So hello everyone, welcome to Civil Social. So today we are going to complete इकोनॉमी के जो वही सीरीज हमने स्टार्ट की थी। ठीक है, तो उसमें हम कुछ कुछ अलग अलग टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एग्जाम एंड अदर एग्जाम, विच इज़ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। मॉनेटरी पॉलिसी, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कौन करता है। तो इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय आरबीआई, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अच्छा, दो होते हैं, एक होता है फिजिकल पॉलिसी, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आरबीआई करता है, एमआर आप ऐसे याद रख सकते हो। और जब हम फिजिकल पॉलिसी की बात करते हैं, फिजिकल की, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। ठीक है, तो आप इसको याद रख लेना। अब इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और एक होता है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसको इजी भी बोलते हैं और इसको थोड़ा डियर बोलते हैं, मैं बताती हूँ। एक्सपेंशनरी नाम से कैसा लग रहा है, कुछ एक्सपैंड हो रहा है। कुछ एक्सपैंड मतलब क्या होता है, कुछ इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीजिंग दी मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को क्या करते हैं हम इसमें, इंक्रीज करते हैं। और कॉन्ट्रैक्शनरी मतलब क्या, कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, समझो इस बात को। इट इज रिड्यूसिंग, सो रिड्यूसिंग ऑफ दी मनी सप्लाई। अब ये जनरली कब यूज होता है, हमको मार्केट में जो है पैसा डालना है, पैसा डालना है ताकि जो है इकोनॉमी बूस्ट हो, ताकि इकोनॉमी ग्रोथ बढ़े, इन्फ्लेशन बढ़े। बेसिकली थोड़ा हमें मिनिमल इन्फ्लेशन तो चाहिए। मैंने हमारे प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मॉडरेट इन्फ्लेशन इज नेसेसरी फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। हाई इन्फ्लेशन नहीं, बट मॉडरेट होना चाहिए, है ना। तभी हमारा एक फ्लेक्सिबल टारगेट है कि 4% प्लस माइनस 2%, समझ रहे हो ना। जीरो नहीं हो सकता इन्फ्लेशन। तो अब इसमें एक चीज आती है, रेपो रेट को इंक्रीज करेंगे, सीआरआर को। अब इसमें सीआरआर एसएलआर को मैं बताती हूँ। देखो, सीआरआर जो होता है ना, ये बैंक के कुछ डिपॉजिट्स होते हैं। तो बैंक को क्या होता है, कुछ डिपॉजिट जो है वो आरबीआई को डिपॉजिट करना पड़ता है सीआरआर में। बट एसएलआर में क्या होता है कि बैंक अपने पास रख सकती है सेफ्टी के लिए बेसिकली। और जो सीआरआर है सिर्फ कैश में हो सकता है, बट एसएलआर कैश में हो सकता है, गोल्ड में हो सकता है, सिक्योरिटीज के फॉर्म में हो सकता है, मतलब किसी भी फॉर्म में हो सकता है बेसिकली। अब सीआरआर पे कोई इंटरेस्ट मिलता है क्या आपको, नहीं मिलता है। कैश रिजर्व रेशियो पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। बट स्टैट्यूटरी इस पे मिलता है क्या, हाँ इस पे मिलता है। इस पे जो है आपको इंटरेस्ट मिलता है ना। तो आप उसको थोड़ा याद, ये दोनों उसी के लिए यूज होते हैं यार, लिक्विडिटी क्रेडिट ग्रोथ के दोनों के लिए यूज होते हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम देखो, कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या होता है कि आपका रेपो रेट, आप रेपो रेट जैसे ही बढ़ाते हो, ठीक है, आपने सीआरआर बढ़ा दिया मान लो, ठीक है, तो अब बैंक के पास क्या हुआ, ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा बैंक को। तो जब ज्यादा पैसा बैंक को रखना पड़ेगा सेफ्टी के लिए, तो उसके मान लो, अच्छा मैं एग्जांपल देती हूँ, मान लो बैंक के पास 100 रुपए है। ठीक है, बैंक के पास 100 रुपए हमारे पास। अब उसको सीआरआर जो है, सीआरआर रखना है उसको 50 रुपए। तो अब बैंक के पास कितने रुपए बचे, सिर्फ 50। तो उसको 50 में ही सिर्फ सारा अपना जो भी किसी को लोन देना है या जो भी चीजें करनी है। तो अब इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा नहीं होगा ना, क्योंकि बैंक ही पैसा नहीं दे रहा है। तो ये होता है। और जितना ये बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा इन्फ्लेशन कम होता जाएगा, मतलब उतना ही मार्केट में पैसा कम होता जाएगा। और यही जब हम सीआरआर को इंक्रीज करते हैं, जब हम सीआरआर को कम करते हैं, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी वाला हो जाता है, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। तो इसमें अब 100 रुपए में क्या हो गया, 100 रुपए हमारे पास बैंक के पास पैसा है, तो अब सीआरआर जो है 20 है, तो 80 रुपए हमारे पास है, तो हमारे पास ज्यादा है पैसा मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए। तो अब क्या होगा उससे, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, लोग इन्वेस्ट करेंगे, लोग टैक्सेस भरेंगे, लोग चीजें करेंगे, है ना। समझो इस बात को। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अब आगे चलते हैं हम थोड़ा, आगे हम आते हैं। देखो, दो टाइप की चीजें होती है, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव विच कैन बी मेजर्स, है ना, इन मैथमेटिकल टर्म्स में बोलते हैं उसको, ठीक है। क्वालिटेटिव जो थोड़ा एफर्मेटिव होता है, जिसमें इमोशंस होते हैं बेसिकली, है ना। तो क्वांटिटेटिव में आपके सीआरआर आता है, एसएलआर आता है, ओएमओस तो आपको पता ही होगा ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है इसमें, कि आप बाइंग एंड सेलिंग ऑफ दी सिक्योरिटीज, है ना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ दी सिक्योरिटी। इसके पे एक ऑपरेशन ट्विस्ट भी आया था, उसको भी याद रख लेना, बहुत ईजी है। इसी पे बेसिस है कि हम क्या करते हैं, कि हम शॉर्ट टर्म जो है ना, हम शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी बेचते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसी ऐसी चीजें थी। ठीक है, एक बार चेक कर लेना इसको, ऐसा ही है कुछ। ठीक है, क्वालिटेटिव टूल्स में क्या है आपका, मोरल सिवेशन, क्रेडिट रैशनिंग, मार्जिन रिक्वायरमेंट, डायरेक्ट एक्शन बाय आरबीआई, की डायरेक्ट एक्शन आरबीआई ले सकता है कि भाई आपने ये गलती की है, तो आरबीआई डायरेक्ट एक्शन ले सकता है। सपोज देखो, आरबीआई इम्पोजेस हायर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स ऑन लोन्स फॉर रियल स्टेट टू कूल डाउन हाउसिंग मार्केट डबल। अब क्या इसका मतलब है समझो, कि आरबीआई देख रहा है
कि बैंक ना किसी पर्टिकुलर को ज्यादा पैसे दे रही है, किसी पर्टिकुलर प्राइवेट उसको फर्म को, तो आरबीआई क्या कर देगा, एक मार्जिन रिक्वायरमेंट कर देगा कि आपको ये क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद वो उस टाइप से लोन ले सकता है। तो ये एक है ना कंट्रोलिव चीज हो गई। तो वही ये टूल है बेसिकली यूज करने के लिए। अब आगे चलते हैं। अब आता है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, बहुत की बॉडी फॉर द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया है। ठीक है, पर्पस क्या है? अब इसके टोटल मेंबर्स क्या होते हैं? 6 मेंबर्स होते हैं। इसमें डिसाइड क्या होता है? रेपो रेट इसमें डिसाइड होता है, समझो इस बात को। ठीक है, यूपीएससी में क्वेश्चन क्या आया था? देयर आर 12 मेंबर्स इन दी एमपीसी, बट गलत है, 6 मेंबर ही हैं सिर्फ। ठीक है, और ये लोग डिसाइड क्या करते हैं? रेपो रेट। मीट एटलीस्ट 4 टाइम्स अ ईयर। इंपॉर्टेंट है ये बहुत। बोल देंगे 2 टाइम्स है या नहीं इंपॉर्टेंट है इतना, बट इट इज कंपल्सरी टू मीट 4 टाइम्स अ ईयर। ठीक है, टारगेट आपको पता ही है 4% प्लस माइनस 2% हमारा फ्लेक्सिबल टारगेटिंग है। ठीक है, ये याद कर लिया आपने। अब आरबीआई इसमें जो चेयरपर्सन होता है वो आरबीआई का गवर्नर ही होता है। इसमें जो 3 मेंबर्स मैंने बताया ना, यहाँ पे देखो 3 मेंबर्स यहाँ होंगे और 3 मेंबर्स, तभी तो 6 मेंबर्स होंगे ना। तो 3 मेंबर्स होंगे वो आरबीआई के मेंबर्स होते हैं। पहला आरबीआई का गवर्नर चेयरपर्सन होगा, फिर डिप्टी गवर्नर, फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है। ठीक है, और बाकी जो अलग होते हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू आते हैं। ठीक है, आरबीआई गवर्नर हैज अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई। अब मान लो कि 6 मेंबर है और इन्होंने 50-50% की वो डिवाइडेड वाली टाई वाली कोई डिसीजन दे दिया, तो इसमें कास्टिंग वोट है ना, टाई वाला जो वोट होता है वो कौन देगा? आरबीआई का गवर्नर। ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है, प्लीज रिमेंबर दिस टाइप ऑफ थिंग। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, और उनका जो जो भी ये कुछ गवर्नमेंट के जो एक्सटर्नल वो होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो भी आते हैं इसमें। ठीक है, तो आप इनको देख लीजिएगा। इनका टर्म 4 इयर्स होता है, कोई री अपॉइंटमेंट नहीं होता है। जो भी गवर्नमेंट की तरफ से मेंबर्स आते हैं, जो 3 बचे हुए हैं ना मेंबर्स, यहाँ तो 3 बता दिया मैंने आरबीआई का, बाकी जो 3 आते हैं ना वो सिलेक्टेड बाई द गवर्नमेंट होते हैं, और टर्म उनका 4 इयर्स का होता है। नो री अपॉइंटमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि एमपीसी क्या डिसाइड करती है? रेपो रेट डिसाइड करती है एमपीसी, ये याद रखना है। ठीक है, सो अभी हमने मॉनेटरी पॉलिसी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कंप्लीट कर ली ऑलमोस्ट। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कवर हो सकता है मैं करवाऊंगी। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।